नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इंडियन एस्पिरेंट्स। मैं आप सभी लोगों से जो 2 वीडियो बनाई हैं उनमें हमेशा एक बात कहना भूल गया हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं इसी तरीके से और भी एसएससी के लिए भी, यूपीएससी के साथ-साथ एसएससी, एमपीपीएससी, अदर पीएससी के लिए भी कंटेंट बनाऊँगा। कृपया कर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको कभी भी मेरी आगे जो भी वीडियोज़ आएँगी उनका नोटिफ़िकेशन भी मिलता रहे। चलिए आज हम अपना हिस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, जिसका कालखंड आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसीई तक। अब हम इसमें कह सकते हैं कि इस बीच में तो हड़प्पा काल भी आ गया, इस बीच में तो चालकोलिथिक एज भी आ गई, इस बीच में तो मेगालिथिक एज भी आ गई, ऋग्वेदिक काल भी आ गया, तो फिर 1000 बीसी तक कैसे हो गया? इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि हमारे भारत में हर स्थान पर थोड़ी ना हड़प्पा एज आई थी। हड़प्पा एज आई थी उत्तर पश्चिम भारत में और पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो वर्तमान पाकिस्तान बना हुआ है। और आपका चालकोलिथिक एज आई थी एक मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आपके विंध्याचल पर्वत हैं। ये आपका क्या नाम है, ये नापदा टोली, ये महाराष्ट्र में नीचे, और दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में नहीं आई थी वो है नवपाषाण काल। कई क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में 1000 बीसी तक चला है। वहीं हमारे उत्तर पूर्व भारत में भी ये 1000 बीसी तक चला है। हर एक क्षेत्र में, जैसे ऋग्वेदिक जो एज आई थी वो आपके गंगा यमुना दोआब पे आई थी, जो पूरा आपका यूपी बिहार झारखंड वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपका क्या नाम है, उत्तराखंड है जो 2000 में बना, यूपी से टूटकर इन क्षेत्रों में आई थी। इसलिए 1000 बीसी तक हम नियोलिथिक एज को मानते हैं। अब मैं आपको इसमें एक और बात कंफर्म की देता हूँ। आप लोग अगर सोचा कई जगह पढ़े गूगल वगैरह पर कि मेगालिथिक एज न्यूलिथिक के साथ ही आ गई है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेगालिथिक एज को हम चालकोलिथिक के साथ पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल के साथ। हाँ, इस कालखंड में आई है, लेकिन भारत में नहीं आई मेगालिथिक एज इस कालखंड में। इस कालखंड में साइबेरिया रीजन पे आई है, यूरोप के कई क्षेत्रों में आई है। भारत में अगर मेगालिथिक एज को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 2000 बीसी से मेगालिथिक एज शुरू होती है। मेगालिथिक का मतलब होता है कि किसी को दफनाते हैं तो उसके स्मारक के रूप में बड़े बड़े पत्थर बना देते हैं, इसलिए उन्हें मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़ा, तो मेगालिथिक, लिथिक होता है पाषाण, तो मेगालिथिक कल्चर कहते थे उसको। वो हम पढ़ेंगे चालकोलिथिक के साथ में। अभी हम न्यूलिथिक को देखते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे साइट्स इन इंडिया, हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे आरंभ हुआ इस कालखंड में। कई इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने वृत्तांत दिए हैं, जैसे वी गार्डन चाइल्ड, रॉबर्ट ब्रैडफोर्ड, इन सभी ने बताया है कैसे स्टार्ट हुआ होगा। एकदम से कोई अचानक की प्रक्रिया थी या लंबे समय की प्रक्रिया थी। फिर हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था और महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस कालखंड में, क्योंकि यूपीएससी महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की स्थिति, इन सभी को लेकर प्रश्न पूछता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी हिस्ट्री से नहीं पूछेगा कि तो आप भूल कर रहे हैं। यूपीएससी हिस्ट्री तो छोड़िए, आपको हो सकता है नवपाषाण काल से ही पूछ ले, क्योंकि हमको कई क्षेत्रों में जेंडर डिवाइड देखने को मिला है। मध्य पाषाण काल में जो पेंटिंग्स हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि आखेटक एवं संग्राहक जो समूह थे हंटिंग एंड गैदरिंग वाले, उनमें पुरुष हंटिंग करते थे, महिला गैदरिंग करती थी, घर में सारे काम संभालती थी। तो इतिहासकारों ने कहा है कि यहाँ पर भी जेंडर डिवाइड है। तो यूपीएससी को आप कभी भी वो क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट में मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ शब्द को, सॉरी, प्रिडिक्ट मत कीजिए कि क्या पूछ सकती है। वो कुछ भी पूछ सकती है आपसे यूपीएससी। ओके, फिर हम पढ़ेंगे रिलीजन्स एंड बिलीफ्स, इनके क्या थे। ये सॉरी मेरी लाइन गलत खिंच गई। फिर हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। फिर हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम, एसएससी वगैरह में साइड से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये साइट्स भारत में है या नहीं है। मैं एसएससी के लिए भी आपको इसके प्रिपेयर करा रहा हूँ पहले से ही। जो स्लाइड्स एसएससी के लिए नहीं है मैं उनको स्किप करवा दूंगा, आपसे कह दूंगा आप लोग एसएससी वाले उसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड बताइए हमको साइट्स के बारे में कि भारत की कौन सी साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पर वो साइट्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत की साइट्स की चर्चा करें, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्रीनगर से, जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर। बुर्ज होम, गुफ कराल सबसे फेमस साइट है, आप सभी ने सुनी होंगी इन साइट्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बरौली, रोवर, देहर, गोपीपुरा। इसी तरीके से राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, मणिपुर। पाकिस्तान में साइट है मेहरगढ़, किलगुल मोहम्मद। ये मोहम्मद की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सॉरी, ये यहाँ पे ये मोहम्मद की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप लोग इसको सही कर लेना। डबल एम है। राना उंडई, गुमला, रहमान डेरी, आमरी, अंजीरा। ऐसी अफगानिस्तान में भी एक साइट है मुंडी गाक। मैं आपको एक बात बता रहा था पिछले वाले लेक्चर में, आप लोगों ने अगर अच्छे से उस लेक्चर को देखा हो,
कि सब इतिहासकारों ने पहले ढूंढा तो पाया गया कि मध्य पाषाण काल में जो कृषि के साक्ष्य थे सबसे पुराने मेहरगढ़ में पाए गए हैं, मेहरगढ़ में। लेकिन अभी कई इतिहासकारों ने रिसर्च की है तो मालूम पड़ा कि लोहरा देव में मेहरगढ़ से भी पुराने साक्ष्य पाए गए हैं कृषि के। ये लोहरा देव जो यूपी में है, आप देख सकते हैं। इस बात को भी अपने ध्यान में रखना, यूपीएससी में इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना आप लोग। तो एग्जामिनर जब देखता है कि बच्चे को नई रिसर्च के बारे में मालूम है तो आपके मार्क्स अच्छे आने की हमेशा संभावना रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर बिगनिंग हुई, एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ। इन साइट्स को आप देख लेना, एसएससी वाले खास करके देख लेना, क्योंकि एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट सिचुएटेड इन राजस्थान, इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर कौन सी भारत में है, इस तरीके की, या फिर मैच द फॉलोइंग दे देगा। यूपीएससी भी मैच द फॉलोइंग देता है कई बार, लेकिन अब बंद कर दी उसने दूसरी तरीके क्वेश्चन देना स्टार्ट की, जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। मैंने आपके लिए रखे हुई हैं एसएससी वाले, खासकर इसका फोटो भी खींच लें। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में कई कई इतिहासकारों ने अपनी जो बातें कही हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वी गार्डन चाइल्ड, ये एक इतिहासकार है, इनका क्या कहना है। इनने कहा कि 10,000 वर्ष पहले सूखा पड़ा था कुछ क्षेत्रों में, तो सूखे के कारण लोगों को समस्या उत्पन्न हुई, जिसके चलते वो लोग सूखे के क्षेत्र से हटकर उन क्षेत्रों में इकट्ठा होने लगे जहां पर नदी के स्रोत हैं, जल का स्रोत है। तो इनका कहना है कि लोग एक स्थान पर बड़ी संख्या में रहने लगे जहां पर नदियां बहती हैं, जल का स्रोत है, जिसके चलते लोगों एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ी। इस निर्भरता के चलते कृषि का जन्म हुआ। उन्होंने कहा लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ रही थी, जो वहाँ का संतुलन था, खाद्य संतुलन, जो जानवर होंगे उनको खाने का, वो बिगड़ रहा था, जिसके चलते कृषि का जन्म हुआ। इनका ये कहना है वी गार्डन चाइल्ड का। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट जे ब्रैडवुड की। अब इन्होंने जो वी गार्डन चाइल्ड ने जो तर्क दिया या थ्योरी दी, उसको इन्होंने चुनौती दी। इनका कहना था कि प्लेस्टोसीन जो इपॉक था उससे पहले भी कई बार सूखे पड़े हैं, तब क्यों नहीं कृषि स्टार्ट हो गई। सही पैसे तर्क सही दिया है कि उससे पहले भी कई सारे सूखे पड़े हैं, तब क्यों कृषि स्टार्ट नहीं हो गई। इन्होंने अपना तर्क दिया, उनके चैलेंज करके अपना तर्क दिया। इनने कहा कि कुछ विशेष केंद्रों में, केंद्रों मतलब साइट्स में, जंतुओं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, इन सब के जंतुओं और वनस्पतियों को मानव ने अपने नियंत्रण में लिया। क्योंकि आप आज भी देखते होंगे अर्थवॉर्म एक प्रकार का जैव फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए जंतुओं एवं वनस्पतियों के ऊपर मानव ने अपना नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय के मानव का जो पर्यावरण के साथ जो संबंध था काफी अच्छा था, वो पर्यावरण को समझता था। इसके चलते उसका जो अनुभव था पर्यावरण के साथ, और उसने जंतुओं और वनस्पतियों पर जो अपना नियंत्रण स्थापित किया, इन प्रक्रिया के चलते कृषि का जन्म हुआ। अब ये कहना है रॉबर्ट जे ब्रैडवुड का। उन्होंने एक प्रकार की इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर वाली थ्योरी दे रहे हैं। वो फर्टिलाइजर जो आज के समय पे हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर, वो एक प्रकार की ऐसी थ्योरी दे रहे हैं कि उन्होंने वनस्पति और जंतुओं के बीच मानव ने अच्छा नियंत्रण स्थापित किया और पर्यावरण को अनुकूल रहते हुए कृषि को उन्होंने उत्पन्न किया। अब बात करते हैं बेनफोर्ड। बेनफोर्ड का क्या कहना है सॉरी। इन्होंने तर्क दिया कि जो प्लेस्टोसीन काल था उसमें जो समुद्र जल था वो ऊपर आ गया, राइज हो गया, जिसके चलते जो तटीय क्षेत्र के लोग थे वो अंदर की तरफ आके बसने लगे। जब वो अंदर की तरफ आके बसने लगे तो जो खाद्य संतुलन था फूड का और लोगों का, वो बिगड़ने लगा, जिसके चलते जो हेलोसीन काल आया उसके बाद में, उसमें पर्यावरण अनुकूल भी बन गया हमारा। जैसे सम पर्यावरण होता है, मानसून वाला पर्यावरण, सम पर्यावरण कहते हैं उसको हम, सम मॉइस्चर वाला, एक होता है मॉइस्चर वाला, एक होता है मानसून, इस तरीके का पर्यावरण बन गया। उनका ये कहना है सम पर्यावरण बन गया मॉइस्चर वाला, जिसके चलते कृषि करना काफी आसान हो गया। तो उनका कहना था कि एक तो प्लेस्टोसीन काल के चलते जो समुद्र तल ऊपर आए, जिससे लोग अंदर आए, लोग अंदर आए तो जो खाद्य संतुलन था वो बिगड़ गया। दूसरा हेलोसीन काल में पर्यावरण इस तरीके का बन गया जिससे कृषि करना बहुत आसान हो गया, जिसके चलते प्रारंभिक कृषि और पशुपालन आरंभ हुआ। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि हेलोसीन काल में हमारा जो पर्यावरण था वो एग्रीकल्चर के फॉर्मल हो, फेवरेबल हो गया, अनुकूल हो गया, जिसके चलते कृषि आरंभ हो गई। आप एक प्रकार से देखें तो वी गार्डन चाइल्ड का जो तर्क है और वैनफोर्ड का तर्क है, अगर इसकी जड़ में जाए तो एक सही तर्क लगता है कि उनने कहा सूखा पड़ गया, इनने कहा सी लेवल बढ़ गया, तो लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, इनके भी इकट्ठा हो गए। बस इनने एक बात नहीं कह दी वैनफोर्ड ने कि हेलोसीन काल में एनवायरनमेंट जो था फेवरेबल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट में अब हम बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सोशल लाइफ कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे।
क्योंकि कृषक समाज आ चुका था। आप ये देख सकते हैं कृषक समाज आ चुका है। ये धान की ये गेहूँ की खेती, जो तो मैंने पे पिक्चर एक प्रकार की पिक्चर है, एनिमेटेड पिक्चर है, बस आपको दिखाने के लिए कि खेती हो रही है, ये भेड़-बकरियाँ हैं, ये यहाँ चल रही है, हाउस बनाए गए हैं, मर्द-भान रखे हैं कई सारे। ये धान देखिए स्टोर हो रहा है धान अंदर, यहाँ पे धान सेका जा रहा है, यहाँ पे धान ये देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाऊँ क्या? देखिए, धान सेक कहाँ पे रहा है, ये देखिए धान ये सेक रहा है। ये धान स्टोर हो रहा है, ठीक है? ये देखिए ये खेती हो रही है यहाँ पे, ये खेती चल रही है, ओके? ये मृदभांड रखे हैं, ये पशुपालन है, देख सकते हैं आप कई सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला सेल्फ सपोर्टिंग फार्मर थे, मतलब उनको कहीं चीज बाहर से नहीं लानी पड़ती थी, अपने ही क्षेत्र में अपना जो भी उनका रोजगार भूख होती थी वो सभी खेती करके ही पूरी कर लेते थे वो। ऐसा नहीं है कि बाहर से उनको खरीदना पड़े। सेल्फ सपोर्टिंग, गांव की उपज गांव के अंदर खप जाती थी, मतलब आपको उदाहरण दे रहा हूँ बस। एंड देयर वाज ए बैलेंस बिटवीन, अब ये देखिए बहुत ही अच्छी बात लिखी जो वी गार्डन चाइल्ड और बैनफोर्ड ने कही थी, उसको अच्छे से देखिए यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सूर्य शक्ति में बताया जा रहा है कि बैलेंस बिटवीन मैन्युअर प्रोडक्शन एंड पीपल, जो हमारा उत्पादन था और लोग, इनके बीच में संतुलन बना हुआ था। यदि असंतुलन हो जाएगा तो मारामारी होगी और एक समय पर आके जनता कम होने लगेगी। जो आज के समय में आप अफ्रीका में कई जगह देखते होंगे लोग मर रहे हैं लिटरली। आज आप उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आज वर्तमान में है, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वीट के प्राइसेस कहाँ पहुंच गए हैं आप देख रहे हैं, जिसके चलते 101% कहना है बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कि जो गेहूं की प्राइस है वो तो हाई होंगी ही होंगी, उसके साथ साथ अफ्रीका की कई कंट्री में भुखमरी होगी और लिटरली लाखों लोग मरेंगे। उनका ये कहना है लाखों लोग, क्योंकि केवल भारत सबकी पूर्ति नहीं कर सकता। भारत पूर्ति करेगा, साउथ एशिया की कर सकेगा, भारत कई बड़े बड़े देशों की कर सकेगा, लेकिन रशिया और यूक्रेन बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, इसके चलते भुखमरी फैलेगी। क्यों? असंतुलन हो गया है मानव और उत्पाद के बीच में। यही यहाँ पे लिखा है कि मानव और उत्पाद के बीच में संतुलन था इस समय पे, इसीलिए उस समय पे काफी इजीली लोगों का जीवन कट रहा था। तीसरा इन्होंने लिखा है सोशल स्ट्रक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप समझिए इसको, कि उस समय जो फूड आइटम थे, तो फूड आइटम ऐसा तो था नहीं कि भाई बहुत पुराने से चले आ रहे हो, अभी उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया था, तो एक प्रकार का जो आतिथ्य का वो भी बन गया था, उपहार की, उपहार में देते थे किसी को, अगर हमने गेहूं उगाया, कोई हमारे घर पे आया तो उसको उपहार के रूप में देते थे, गेस्ट का अभिवादन करते थे, इसके द्वारा गिफ्ट में देते थे। तो एक सामाजिक वस्तु सी बन गई थी फूड, आप देख सकते हैं फूड एक सामाजिक वस्तु बन गई थी, सोशल इंपोर्टेंस। क्योंकि हमको उदाहरण मिलता है बूदीहाल में, बूदीहाल कहाँ पे है? कर्नाटका में। यहाँ पे हमको एक पेंटिंग मिली है जिसमें दिखाया गया है लोग अपने घर में भोजन बना रहे हैं और लोगों को बुलाया, उन्हें उत्सव मना रहे हैं लोगों को बुलाकर, ठीक है? अब इस काल में हमको कई सारे टूल्स मिलते हैं, हाउस मिलते हैं, क्राफ्ट मिलता है। हाउस तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये रहा हाउस जो बनाया गया है। क्राफ्ट कई प्रकार के लोगों ने चीजें बनाई हैं, बैलगाड़ी, कुछ टेराकोटा की कोई वस्तु, खिलौने वगैरह, इस तरीके की चीजें बनाई हैं लोगों ने, जो इंडिकेशन देती हैं हमको इस समय की लाइफ स्टाइल का। जो इंडिकेशन की स्पेलिंग गलत लिख गई है, मैं आपसे माफी चाहूंगा, आप लोग इसे सही कर लें। इंडिकेशन की स्पेलिंग गलत लिख गई है, जो कि हमें उस समय के जो लाइफ स्टाइल थी, लिविंग स्टैंडर्ड था, उसके बारे में बताती है। अब इस समय पर कई सारी हमको कब्रगाह मिले हैं, वरियल, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मीजोलिथिक में, न्यूलिथिक में भी कब्रगाह मिल रहे हैं। तो कब्रगाह से हम इनके रिलीजियस जो ट्रेडिशंस थे उनके बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें भी साथ में मिलती कब्रगाह में। उस व्यक्ति का जो भी वेपन होगा वो मिल जाता है हमको, उस व्यक्ति के जो हार वगैरह होते हैं आइवरी वगैरह के, शी सेल्स के बने हुए, वो मिल जाते हैं हमको। उसके साथ साथ जो क्या नाम है मर्दभांड वगैरह होते हैं वो भी मिल जाते हैं। कई बार इसमें तो हमको ये देखने को मिला न्यूलिथिक काल में, जो धान होता है, धान, चावल, गेहूं, ये भी मिल जाते हैं साथ में। इसीलिए रिलीजियस ट्रेडिशन भी इससे कहा जाता है कि हो सकता है जुड़ा हुआ हो। अब आपको रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में कंफर्म तो है नहीं, क्योंकि ऋग्वेद अभी आया नहीं है, तो उससे पहले आप जो भी रिलीजियस ट्रेडिशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप उसको एज इट इज लिखते चलिए आएंगे। यूपीएससी में कई बार आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? अब हम देखते हैं आगे। अब ये देखिए इसमें ये लिखा है, काफी बहुत अच्छी बात लिखी है। आप लोग ये मत समझिए कि उस समय के लोग, कृषक समाज थी तो बड़े आराम से रहते थे। उस समय के लोगों के पास भी समस्याएं थी। क्या समस्या थी? कम वर्षा हो गई तो आज सिंचाई की सुविधा है, उस समय पर सिंचाई की सुविधा नहीं थी। आज भी मध्य प्रदेश में केवल 37% क्षेत्र सिंचित है, पूरा क्षेत्र नहीं है। और भारत में भी आज भी 50% से कम खेती सिंचित है पूरे भारत में। आप लोग समझ रहे हैं? पूरे भारत में कम से कम केवल 40 से 45% खेती सिंचित है।
बची हुई खेती रेनफॉल पर निर्भर है कि रेन कैसी होगी, मानसून कैसा आएगा। आपने सुना होगा कई बार कि मानसून भारत का फाइनेंस मिनिस्टर है, भारत का मानसून फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि यदि वो अच्छा हो गया तो भारत सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको लिखना हो एक अच्छा शब्द ऐसे में, मेंस की कॉपी में लिखिए, ऐसे में लिखिएगा। अगर कोई एग्रीकल्चर पर आता है तो बताइएगा कि मानसून को भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़े पैमाने पर निर्भर करती है, क्योंकि कृषि पर हमारे भारत में 50% से ज्यादा जनसंख्या रोजगार में लगी हुई है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूहों की समस्या भी थी एक अलग, एक इन्फेक्टेड भी हो सकती थी क्रॉप्स, उस समय पे तो फर्टिलाइजर थे नहीं, तो इन्फेक्टेड होने का भी क्रॉप्स के बड़े संकट रहता था लोगों के बीच। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसको पढ़िए। जेंडर डिवाइड, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, हंटर एंड गैदरिंग समूह में पुरुष बाहर जाते थे, महिलाएं घर में भोजन पकाती थी, ऐसा हमको देखने को ही मिला है। उदाहरण के लिए यूपीएससी में उदाहरण देना पड़ेगा, भीमबेटका में एक पेंटिंग मिली है। ओके, तो भीमबेटका में हमको एक पेंटिंग मिली जिसमें हमको जेंडर डिवाइड देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं लाइफ ऑफ ए वीमेन, महिलाओं का जीवन कैसा था। अब एक जो पहला पॉइंट लिखा बहुत ही लॉजिकली है, प्रसव पीड़ा उस समय भी होती होगी महिलाओं को, बच्चा होते समय, और यदि वो महिला चल रही है, क्योंकि जैसा पैलेलिथिक काल में, पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, जगह बदलते रहते थे, तो महिला को प्रसव पीड़ा में काफी तकलीफ होगी। लेकिन न्यूलिथिक काल में क्या हुआ, एक स्थिर एक स्थान पर रुकने लगे ये लोग कृषि के लिए, तो महिला की प्रसव पीड़ा जो होती वो कम हो गई, महिला को कम झेलना पड़ा। अब महिलाएं अब कम झेल रही थी, उनकी प्रसव पीड़ा कम हो गई। ओके, अब हम देखते हैं इसी के बाद बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, इनको भी सहायता हुई। क्यों बूढ़े बुजुर्ग, अब आप ये बताइए, बूढ़े बुजुर्ग के ज्यादा चल सकते हैं लंबे लंबे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं चल सकते, उनको भी सहूलियत हुई न्यूलिथिक काल में। मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप लॉजिक लगाइए इस चीजों को, बूढ़े बुजुर्ग उन लोगों को भी सहूलियत हुई, एक स्थान पर रुक कर रह सके वो लोग। और वही मैंने लिखा है यहाँ पर भी, इन सम पेंटिंग्स, कोई लाइफ ऑफ वुमेन लिख रहा था, इन सम पेंटिंग्स में जेंडर डिवाइड देखने को मिला है, महिलाएं घर में काम करती हैं, और जो भीमबेटका में हमको देखने को मिला है। बस अब एक और चीज है यहाँ पे देखने को, कि ये देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये कौन है, ये सब के सब कौन है, ये महिलाएं हैं। मैं आपको दूसरे वाले पेन से दिखाता हूँ, सॉरी ब्लैक वाले से। ओके, ये देखिए, ये सब महिलाएं खेती कर रही हैं। वही लिखा है कि न्यूलिथिक काल में महिलाएं खेती करती थी क्या, इन द सेंस कई इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है, ये नीचे लिखा है कि जो आखेटक संगारक समूह था, हंटिंग एंड गैदरिंग वाला समूह, उसमें महिलाएं घर पर रहती थी और पुरुष शिकार करने जाता था। तो उनका कहना है, हो सकता है कि महिलाओं ने ही प्रारंभिक खेती आरंभ की हो, महिलाओं ने ही प्रारंभिक खेती आरंभ की हो, जिससे खेती का शुभारंभ हुआ है पूरे विश्व में। तो आप समझ सकते हैं महिलाओं की भूमिका को कितनी महत्वपूर्ण रही है। यदि ऐसा है, इतिहासकारों ने काफी बड़े उन्होंने कहा भी है कि ऐसा हो सकता है, हमें लगता है काफी, उन्होंने कहा 60-40 हो सकता है, 60% लगता है महिलाओं ने की होगी। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात कही कि जो मृदभांड होते हैं, पोट्री, वो भी महिलाओं ने ही बनाई होगी सबसे पहले, क्योंकि महिलाओं का काम था भोजन को बनाना, उसको स्टोर करके रखना। क्यों, जानवर आता था मर के, सारा तो खपता नहीं था, उसको भी स्टोर करना पड़ता था। तो मीसोलिथिक काल में मैंने बताया था पोट्री मिली है, तो ऐसा कहना है इतिहासकारों का कि पोट्री भी महिलाओं ने बनाई होगी मृदभांड, क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टोर करके रखना। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे समाज में। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद, लाइफ ऑफ वीमेन के बाद, रिलीजन एंड बिलीफ्स। ये देखिए, ये मूर्ति दिख रही है पूरी, ये स्त्री का आइडल है, आइडल मूर्ति, वही मैंने दिखाई है। इन न्यूलिथिक पीरियड में हमको ऐसे स्त्री के आइडल मिले हैं, हर एक साइड से मिले हैं, न्यूलिथिक की हर एक साइड से। तो कई इतिहासकारों ने इस पर अपने तर्क दिए हैं, अलग अलग तर्क हैं। उन्होंने कहा हो सकता है ये देवी मानी हो उन लोगों ने, क्योंकि अब ये बताइए समय काल बदल रहा है, तो उनके जो सिंबल्स हैं रिलीजन के, वो भी बदलेंगे। तो एक मूर्ति बन गई है इस समय, मूर्ति के रूप में। पहले एक पत्थर था, मैंने आपको पैलेलिथिक में दिखाया होगा, जिस पर ट्रायंगुलर शेप था, अब जो मूर्ति के रूप में। तो इतिहासकारों ने कहा है कि ये फर्टिलिटी की देवी होंगी। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार का टॉय है, केवल कोई देवी नहीं है, एक टॉय है जिन्होंने, जिसके द्वारा उन लोगों ने अपनी जो आर्ट है वो एक्सप्रेस की है। अब हमको जब पेपर में लिखना है तो हमको दोनों बातें लिखनी है, हिस्टोरियंस लिखना कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस
कैसा कैसा उनने कहा है कि ये एक प्रकार का खिलौना भी हो सकता है, ये एक प्रकार का जो क्या कहते हैं फर्टिलिटी की देवी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें लिख देना आप उसमें पेपर में। अब हम एक और चीज देखते हैं कि ये वो न्यूलिथिक काल है, उसमें जो बरियल प्रैक्टिस थी दफनाने वाली, वो काफी तेजी से बढ़ी। हमको कई सारी ग्रेव्स मिली हैं रेसिडेंशियल एरिया घर के अंदर। अब इससे इतिहासकारों ने फिर दो तर्क निकाले। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि हो सकता है कि इन लोगों को अपने जो प्रिय लोग हैं उनको सम्मान देते हो इस प्रकार कि नहीं ये घर से बाहर नहीं जाएंगे, हमारे घर में ही दफनाए जाएंगे। हो सकता है एक प्रकार का सम्मान का भाव हो उनके अंदर। और दूसरे इतिहासकारों ने कहा हो सकता है इनके अंदर खौफ का भाव हो, जिससे ये लोग अपने घर के अंदर उनको दफना देते थे, एक प्रकार का खौफ हो। या फिर आप दोनों मान सकते हैं, कई इतिहासकारों ने कहा दोनों भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं उस समय के बारे में, बस हम अनुमान लगा सकते हैं, जो कि उन्होंने अनुमान लगाया। तो आपको जब यूपीएससी में लिखना है तो हर चीज को अपने ब्रेन में रखें। अगर यूपीएससी पूछ रही है रिलीजन बिलीफ्स कैसे आए, तो आपको लिखना है कि रिलीजन बिलीफ्स आज से नहीं है, हमारे पैलियोलिथिक काल से हैं। हम देख सकते हैं कोई जनजाति आज भी उस तरीके के रिलीजन बिलीफ्स को मानती है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस समय आर्ट एंड कल्चर में क्या प्रोग्रेस हो रही थी। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर काफी शानदार है। उस समय ऐसे टूल्स बनाए जा रहे थे जिनका प्रयोग ना केवल एग्रीकल्चर में किया जा सके, हार्वेस्टिंग में किया जा सके, बल्कि शिकार करने के लिए भी किया जा सके। ऐसे टूल्स बन रहे थे। आप ये देख सकते हैं टूल्स, ये कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का प्रयोग पेड़ काटने वगैरह आदि में किया जा सकता है। तीर, भाला, ये चाकू एक प्रकार का, इससे फसल काटी जाएगी इजिली, गड्ढा कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप आगे, ये लकड़ी के आगे लगाने के लिए ये क्या होता है, वो बाण होता है धनुष बाण वाला, क्योंकि धनुष तो मेजोलिथिक काल में बना चुके थे वो लोग। ये उसके आगे लगाने वाला तीर, ये छोटे छोटे बनने लगे। पत्थर के हैं सभी, ये सभी स्टोन्स के हैं, सभी स्टोन्स के हैं। ये देखिए एक जो उस समय पे वीविंग, आज भी आपने अपने घरों में, अगर मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र के कई सारे बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा, पहले हमारे घर पे चटाई वगैरह बनाई जाती थी। चटाई वगैरह बनाई जाती थी, इसमें एक खटिया में फंसा लिया जाता था धागे को, फिर बनाते थे उसको चटाई को, तो उसे कहते हैं वीविंग। वीविंग कपड़ा बनाते थे। पहले के लोगों को आपने नहीं देखा कभी चटाई वगैरह बनाते हुए? अगर ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग होंगे उन्होंने मेरे ख्याल से देखा होगा, नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देखना वीविंग कैसे होती है। ये क्या वीविंग, इससे कपड़े भी बनते हैं, चटाइयाँ भी बनती हैं। ये एक लड़की बना रही है, आप लोग देख सकते हैं, ये लड़की वीविंग कर रही है। अब आप देख सकते हैं उस समय का आर्किटेक्चर, जो घर बनाने का, ये घर बनाया जा रहा है, उस समय का आर्किटेक्चर, एक घर। तो उस समय का ये हम देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर कैसा था। ओके, अब उस समय के जो टूल्स थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। ब्लेड टूल्स थे, ग्रेवर्स थे, सिकल्स थे, चॉपर्स थे। अब उस समय के टूल्स के बारे में जो बहुत बढ़िया बात, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफी स्किल्ड लोग हो चुके थे वो लोग। तो वो लोग ऐसे टूल्स बना रहे थे जो कि प्रयोग किए जा सकते ना केवल एग्रीकल्चर में, बल्कि हार्वेस्टिंग में, बल्कि वेपन्स की तरह भी यूज किए जा सकते थे, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये देखिए इस काल में, ये तो आप लॉजिकली लगा सकते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में कैसी पेंटिंग होगी, मध्य पाषाण काल में पेंटिंग्स में प्रोग्रेस होगी, न्यूलिथिक काल में और ज्यादा प्रोग्रेस होगी। वही लिखा है यहाँ पर कि न्यूलिथिक काल में और ज्यादा प्रोग्रेस हुई पेंटिंग में। अब मानव के चित्र जानवरों से ज्यादा बनाए जाने लगे, और मानव के जो चित्र बनने लगे उनमें मानव काफी अच्छे से समझ में आने लगा, उसका लुक जो था जो काफी अच्छे तरीके से दिखाया जाने लगा, आइडेंटिफाई किया जाने लगा, हाँ जी मानव है, उस समय का ऐसा दिखता होगा। तो प्रोग्रेस तो होती है समय के साथ, ये तो सभी को पता है आपको। अब वही लिखा है यहाँ पे, इसमें वीविंग, आर्किटेक्चर, पिक्टोग्राफी, मतलब चित्र अच्छे बनने लगे थे, और ये चित्र इस ओर जा रहे थे लेखन शैली की ओर, टू बिकमिंग ए राइटिंग। बस वही लिखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा है। ये लिखा है मृदभांड बनने लगे थे कई प्रकार के, क्योंकि हमारे पास क्रॉप कैसी हो गई थी, सरप्लस हो गई थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ज्यादा क्रॉप हो गई, स्टोर होगी। अब स्टोर करेंगे कैसे हम? तो स्टोर करने के लिए मृदभांड चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। हो सकता है कि इतिहासकारों का कहना है कि महिलाओं ने ही मृदभांड बनाए हों, तो वह महिलाओं ने ही मृदभांड बनाए, ऐसा हो सकता है। कई सारे मृदभांड बने इस काल में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं जो हमसे यूपीएससी पूछ सकती है, एमपीपीएससी भी पूछ सकती है, अन्य पीएससी या एसएससी पूछ सकती है। उनके बारे में हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। काफी सरल क्वेश्चन है, मैंने कठिन नहीं दी, जो पीछे पढ़ाया है उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब आप बस इनके आंसर दीजिए, मेरे को काफी अच्छा लगेगा कमेंट्स में। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन एमपी? ए सोहगोरा, बी लोहरा देव, सी सबालदा, डी महागरा। ये तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट is situated in India? A. आमरी, B. नापचिक, C. मुंडीगाक, D. अंजीरा। मैं तीनों बोल देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप लोग आंसर दीजिए। अब मैं यहाँ पे देखिए ये साइट्स हैं,
ये स्टेट्स हैं, ये इस तरीके से यूपीएससी पूछ सकती है। गुफ करल, जम्मू कश्मीर सही है क्या? कोयलडीवा उत्तर प्रदेश सही है क्या? बारूदी झारखंड सही है क्या? सारू तारू वेस्ट बंगाल सही है क्या? कौन सा पेयर सही है बताइए? 1 और 2, 1 and 4, 4 and 3 बताइए। काफी सरल क्वेश्चन है, पीछे जो साइड्स बताई उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे मैंने आपसे। अब एसएससी वगैरह पूछ सकती हैं, कई बार मैच द कॉलम करने के लिए इनको ऊपर नीचे कर देंगी, फिर मैच द कॉलम लिखेंगी कि ए का 3, बी का, यहाँ पे पूरे चारों लिख देंगे। बताइए। चलिए मैं आपको बताऊं, यूपी में कौन सी नहीं है? आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लोहरा देव। मैंने आपको बताया रिसर्च हुई है, लोहरा देव में क्या मिला है? लोहरा देव में क्या मिला है? हमें साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले किसके? कृषि के। ये बात आपको ध्यान होगी मेरे ख्याल से, सबसे पहली कृषि के साक्ष्य मिले हमको लोहरा देव में। अब देखिए मैं ये ले रहा हूँ रेड पेन, जिससे मैं टिक लगाऊंगा कौन सा सही है, रेड वाली पेन से। ओके, तो सवालदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ओके, बताइए। आमरी पाकिस्तान, नापचिक मणिपुर, ये है भारत में मणिपुर। मुंडीगा कहाँ है? अफगानिस्तान। अंजीरा पाकिस्तान। यहाँ पे क्या सही है? गुफकरल बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर गुफकरल। और कौन सी है बताइए? गुफकरल और कौन सी है आप लोग? मेरे को खुद को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बुर्ज होम इन गुफकरल। कोलडीवा यूपी में, कोलडीवा सोगार और लोहरा देव में आगरा, सारी यूपी में चारों। बारूदी झारखंड में बिल्कुल सही है। सारू तारू असम, तो मतलब चौथा गलत है। ओ माय गॉड, सॉरी रियली मेरे पे बहुत गलती हो गई है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, इज नॉट लिखना चाहिए था मेरे को, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओ माय गॉड, रियली बिग मिस्टेक। चलिए अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है अभी। इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मतलब चौथा मैच नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। सो आप सभी को मेरा धन्यवाद कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। अब मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, और जितना हो सके लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं काफ़ी, क्या कहूँ आपसे, मेरा यही सोर्स बचा है इस समय इनकम का। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लोगों से के साथ शेयर करें। अगर किसी को कंटेंट में कोई भी कमी लगती है, मेरे को कमेंट में बताएं कि हमको इस प्रकार की कमी है या फिर कुछ पूछना है, तो वो भी बताएं, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। थैंक यू, नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि हम लेके आएंगे किसके ऊपर? हड़प्पा काल के ऊपर, या फिर चारकोल गेज के ऊपर, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं।